Have a nice student. Today we take continue chapter 2 relation. रिलेशन में आज हम ज्योमेट्री पार्ट उठा रहे हैं, मतलब ज्योमेट्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आज हम बता रहे हैं। तो ज्योमेट्री संबंधित आपके क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, जैसे लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये वाला सेट हो गया कि ऐसा सेट जिसमें लाइन सभी पैरेलल रहती हैं। दूसरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, तो इसी में परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन का भी बन सकता है। मान लीजिए इसी में परपेंडिकुलर दे दे तब क्या होगा, पैरेलल है तो तब क्या होगा। फिर ऐसा सेट जो किसी फिगर सिमिलर फिगर का सेट है, चाहे सिमिलर फिगर में चाहे स्क्वायर लिख दे या आपका ट्राइंगल लिख दे, ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख दे। तो इस तरह के क्वेश्चन सिमिलर से संबंधित हैं। तो आज देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये दिया है कि एक सेट है और उस सेट में सभी जो लाइनें हैं वो पैरेलल लाइन है। तो जो सेट दिया गया है वो पैरेलल लाइन का सेट दिया गया है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये सेट इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। उसका रिलेशन इस तरह दे दिया है, सेट L की वैल्यू तो दे दिया कि जो L के अंदर जितनी भी लाइन है वो सब पैरेलल है ना, और उसका रिलेशन ये दिया है L विद द सेट ऑफ ऑल लाइन इज एक्स वाई प्लेन। इसमें ये दिया है कि जो सेट है तो उसमें उस सेट के अंदर जो हर तरह की लाइन है, ये नहीं बोला कि पैरेलल लाइन है, लेकिन रिलेशन जो दिया है, रिलेशन में दिया है कि सभी लाइन पैरेलल हो, माने पैरेलल की कंडीशन के अनुसार आपको इसको प्रूव करना है। तो रिलेशन ये दिया है। फिर ये बोला है कि यदि ये इक्वेशन इस प्रकार से है, यदि ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन है तो इक्वेशन क्या होना चाहिए। ये तो किसी विशेष नंबर के लिए दे दिया है, तो इसका आंसर तो हम यही बता देते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है पैरेलल लाइन के लिए ये इक्वेशन दे दिया है। और ये जान रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़े भी होंगे वो, और मैथ में भी टेंजेंट पढ़े 11th में, y बराबर mx प्लस c फॉर्म है ये। तो 4 जो क्या है यहाँ पे c की वैल्यू है, तो मतलब कि सभी स्ट्रेट लाइन हो या पैरेलल लाइन हो उसके लिए जो फॉर्मेट रहेगा तो y बराबर mx प्लस c रहेगा। तो y इक्वल टू 2x प्लस c लिख सकते हो इसको, बस इसमें इतना आंसर। तो गिवन सॉल्यूशन है, तो गिवन L set of all lines in XY प्लेन। यहाँ पे L जो है सभी लाइनों का सेट है और इन्हीं लाइनों का जो सेट रिलेशन बनाया गया है, तो इन्हीं में से लाइन ली गई है, पर लाइन किस तरह की ली गई है, पैरेलल ही ली गई हैं। और रिलेशन क्या बता रहा है इसका, L1 L2 L1 इज, हम सिंबल बनाए दे रहे हैं L1 to L2, इस तरह का ये रिलेशन लिया गया है। तो इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं ये हमको देखना है ना। तो इसमें तो प्रूफ लिखा है, तो प्रूफ करते हैं, यदि होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, यदि x इक्वल टू वाई है तो y की जगह यदि x पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर x। तो ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन हो जाती है ना। और सिमेट्री की कंडीशन, यदि x प्लस वाई है तो y प्लस x हो जाना चाहिए। और ट्रांजिटिव में यदि x इक्वल टू वाई है, y इक्वल टू z है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, x इक्वल टू z हो जाना चाहिए। ये मेन रिलेशन है ना, टिक के अनुसार। तो हम इसके अनुसार जैसे कर रहे हैं, तो L1
पैरल, देखिए अब कंडीशन में इक्वल है, यहाँ पैरल दिया है तो L1 पैरल L2, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, पुट L2 इक्वल टू L1, है ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है स्वयं की इमेज या स्वयं के समान, तो मतलब कि जो वैल्यू L1 है तो L1 ही होना चाहिए, L2 है तो L2 ही होना चाहिए। तो L1 पैरल टू L1, तो आपको पता है कि हर एक लाइन माने स्वयं भी पैरल मानी जाती है, तो एवरी लाइन पैरल टू इटसेल्फ, हर एक लाइन अपने आप में भी स्वयं पैरल होती है, ये है ना, ये तो कंडीशन है, लेकिन हाँ परपेंडिकुलर नहीं होती, पैरल होती है। कोई भी पर्सनल लाइन स्वयं पे पैरल हो सकती है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो R इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव। तो R इज रिफ्लेक्सिव हो गया। ओके, यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे ये कंडीशन है तो L1 और L2 जो है किस में बिलोंग कर रहे हैं, सेट L में बिलोंग कर रहे हैं, है ना, और ये तो रिलेशन है, तो बहुत लोग R भी लिख देते हैं, बहुत लोग इसके अनुसार लिख देते हैं। अब आया सिमेट्री, सिमेट्री या सिमेट्रिक कंडीशन। तो सिमेट्री की कंडीशन क्या है, x इक्वल टू ये तो मान लीजिए दो वेरिएबल के लिए हैं, इसमें तो सिंगल के लिए है, तो L1 पैरल L2, उस कंडीशन के अनुसार L1 इक्वल टू L2 हो जाएगा। तो पैरल के लिए तो ये है, तो क्या हो जाना चाहिए, इंटरचेंज हो जाएगा। देन L2 पैरल L1, एक ही चीज़ है, L1 जो है L2 के पैरल है, L1 इज हो गया। यहाँ तो सिंबल है बना तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो R इज सिमेट्री हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये भी आपका माने क्लियर है, चाहे इसको इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, पैरल माने पैरल, चाहे L1 लाइन, ये मान लीजिए L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, अब चाहे इसको L2 लिखिए चाहे इसको L1 लिखिए, होंगी तो पैरल ही। अब है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में L1 पैरल L2 एंड L2 पैरल L3, तो इस रिलेशन के अनुसार क्या हो जाना चाहिए, L1 पैरल L3, तो चूंकि ये देखिए तो ये होगा, इसलिए L1 पैरल L3। यदि L2 की वैल्यू यहाँ रख दो तो ये आ जाएगा, और वैसे भी देख रहे हैं L1 L2 के पैरल है, L2 L3 के, माने फिगर यदि बनाओ तो ऐसे बनेगा, जैसे ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, तो ये वाली पैरल इसके है और L2 जो है इसके पैरल है, तो ये वाली L1 पैरल L3 बन जाएगा, मतलब कि ये ट्रांजिटिव होगा। R इज ट्रांजिटिव, ये हो गया। तो मतलब कि ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो, ट्रांजिटिव हो, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस है। हैंस रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। Thus relation
इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये होगा। तो ये तो आपका ये हो गया। अब दूसरा ये बोला है ये वाली लाइन के लिए, तो मान लीजिए कि ये लाइन जो है, मान लीजिए कि इस पार्ट को हम बता रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। लेट एम एल सच दैट एल, मान लीजिए कि इसके लिए हम ले रहे हैं, तो ये पूरे लाइनों के लिए इक्वेशन है, तो ये किसी एक लाइन के लिए दिया है क्योंकि कांस्टेंट 4 भर दिया है। तो इज ए लाइन पैरल टू y इक्वल टू 2x + 4। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m जैसे ये वाला तो दिया है तो ये हम m मान लिए यहाँ पे आपके ऊपर है कि क्या वेरिएबल मानते हैं। तो l इज ए लाइन सच दैट y इक्वल टू 2x + c, ये हो जाएगा। यहाँ पे c जो है रियल नंबर है, c इज रियल नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। ओके स्टूडेंट, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यही है पैरेलल लाइन अभी बताए, परपेंडिकुलर का आप देखिए सॉल्यूशन। इसमें यह दिया गया है कि जो एक प्लेन है वो लाइनों का सेट है और उसका रिलेशन अब हमें इस बार परपेंडिकुलर कंडीशन में बनाना है। उस बार हम लोग पैरेलल में बनाए थे, इस बार परपेंडिकुलर। क्वेश्चन सेम वही है पर परपेंडिकुलर के हिसाब से देखेंगे। तो क्वेश्चन बोला है कि प्रूफ करो कि ये जो रिलेशन है परपेंडिकुलर वाला वो सिमेट्री तो होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो गिवन L the set of all lines इसमें सभी प्रकार की लाइनें हैं और इस सेट का रिलेशन बनाया है ये L1 L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर L2। ये परपेंडिकुलर ये तो आप जानते ना, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं L1 L2 बिलोंग्स टू L, है ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी हैं तो कोई भी दो लिख सकते हैं, या कि यहाँ ऑलरेडी डिफाइन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए L1 परपेंडिकुलर L2, है ना। अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सोचना है। परपेंडिकुलर का हम साइन यहाँ लगा दिए हैं, चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर L2, हाँ L2 लिख सकते हैं, हम सिंबल बना दिए हैं। तो अब यदि हम यहाँ पे L2 की जगह पे L1 रखेंगे तो L1 परपेंडिकुलर L1 ये आएगा। ये कंडीशन नॉट पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ध्यान रखिए कि यहाँ तो उत्तर L1 लिख दिए, पर आपको यहाँ नॉलेज की ज़रूरत है। हमेशा ज्योमेट्री में ध्यान रखिएगा, लाइन स्वयं पर्सनल लाइन आप माने स्वयं पैरेलल भी मानी जाती है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं मानी जाती स्वयं पर। वैसे भी आप गेस कीजिए कि आप स्वयं यदि खड़े हुए हैं सीधे तो स्वयं अपने आप पर कैसे परपेंडिकुलर होंगे? आप तो स्वयं खड़े ना, तो परपेंडिकुलर का मतलब कोई चीज़ ऐसे हो तो ऐसे हैं आप, तो आप तो खुद है परपेंडिकुलर हैं, तो दो ठोट तो नहीं हैं आपके यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि
कोई भी लाइन स्वयं पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। कारण भी दे सकते हैं, एवरी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ये आपका कारण हो गया। तो मतलब कि इसमें ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सिमेट्री में। तो सिमेट्री कंडीशन लेंगे तो L1 परपेंडिकुलर L2 है ना, तो एंड L2 परपेंडिकुलर L1। तो ये संभव है। अब क्यों संभव है देख लीजिए फिगर से। जैसे मान लीजिए ये लाइन आपने L1 बनाई है ना, ये वाली लाइन हम L1 बनाए तो L1 के ऊपर L2 परपेंडिकुलर है, ये लाइन L2 हो गई। तो मतलब कि ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ये इसके ऊपर है तो ये L1 है, तो ये इसके ऊपर है तो ये इसके ऊपर है, मतलब ये पॉसिबल हो गया। अब इस केस में देखिए L2 मान लीजिए यहाँ, वैसे तो यहीं से साबित हो रहा है L2 इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर। मान लीजिए फिगर है बनाना है अलग, तो L2 इसका नाम L1 दे दीजिए, दोनों एक ही चीज़ हो गई। तो ये देखिए दोनों ही कंडीशन फॉलो हो रही, तो माने ये जो है सिमेट्री होगा, R इज सिमेट्री। ये सिमेट्रिक कंडीशन होगी। अब ट्रांजिटिव में आते हैं। ट्रांजिटिव में L1 परपेंडिकुलर L2 एंड L2 जो है L3 के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यदि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये इसके ऊपर है, तो मतलब कि L1 L3 के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए। अब हो जाना चाहिए तो इसको आपको फिगर जानना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि तो कोई इक्वेशन है नहीं। इक्वेशन से तो आप रिलेशन निकालेंगे तो लिख देंगे कि L1 परपेंडिकुलर L3, तो यहाँ इसे फिगर से ही देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसके अनुसार जैसे ये फिगर बनाए हैं, तो ये इसका फिगर यहाँ हम बता दे रहे हैं, ये इसका फिगर ये है इधर। तो यहाँ जैसे लिए ये मान लीजिए L1 लाइन, अब L1 के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है L2, तो मान लीजिए ये L2 लाइन है। अब L2 किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, L3 के ऊपर। तो ये देखिए क्या कंडीशन बन रही है, L2 इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना, जैसे चाहे ये L3 इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर, इसी तरह ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर। लेकिन L1 L3 क्या बता रहे हैं, पैरेलल बता रहे हैं, तो मतलब कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। बट L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। तो इसमें ये हो जाएगा R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए सेट ए आल ट्राइंगल। अब देखिए अब लाइन का आपको बताया, अब एक ट्राइंगल से संबंधित है, एक सेट है वो ट्राइंगल का सेट है, और रिलेशन दे दिया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, नहीं सिमिलर ट्राइंगल, इक्विलेटरल नहीं सिमिलर दिया। तो सिमिलर के लिए इसमें दिया है कि जो रिलेशन जो बनाया है वो सिमिलर ट्राइंगलों का रिलेशन बनाया है।
फिर इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इसमें ये बोला है कि इसमें T1 जो देखिए, हाँ सिमिलर तो है पर आगे तो बता भी दिया है, क्योंकि आगे थोड़ा क्वेश्चन भी पूछ दिया है। तो सिमिलर ट्राइएंगल तो है, पर यहाँ राइट बन रहा है। सभी जो हम सेट ले रहे हैं रिलेशन में वो राइट ट्राइएंगल के लिए ले रहे हैं। तो इसमें भी वही प्रूव करना है। सॉल्यूशन तो आप देख रहे हैं कि ज्योमेट्री के लगभग से एक तरह के क्वेश्चन है। कहीं कुछ भी लिख रहा है, कहीं क्वाड्रिलेटरल लिख देगा, कहीं ट्राइएंगल, कहीं पैरेलल लाइन, बस इतना ही इसमें बनता है क्वेश्चन है। तो गिवन अब यहाँ पे जो सेट है ए सेट ऑफ ऑल ट्राइएंगल, सेट ए के अंदर तो सभी ट्राइएंगल हैं, हर तरह के ट्राइएंगल है, पर रिलेशन सिमिलर का बनाया है राइट ट्राइएंगल में। तो आर रिलेटिव है T1 T2। तो यहाँ हम राइट ट्राइएंगल क्यों बोले हैं, क्योंकि ये तो ऐसे भी अगला जो नेक्स्ट स्टेप पूछा है तो T1 को राइट बोल रहा, मतलब कि ये T1 T2 राइट एंगल के लिए सिमिलरिटी लगा रहा। नहीं यदि ना बोलता तो फिर इक्विलेटर के लिए हम लोग लेके चलते। T1 सिमिलर T2। तो देखिए हम यहाँ सिमिलर का साइन बना दिए हैं, T1 इज सिमिलर टू T2, तो ये हम सिमिलर का सिंबल ले लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ट्राइएंगल T1 सिमिलर ट्राइएंगल T2। तो मान लीजिए कि यहाँ हम रख दिए पुट T2 इक्वल टू T1, है ना। हम अपने मेथड के हिसाब से जो टिक बताए थे उसके हिसाब से बता रहे हैं। यदि आपको पता है ये सिमिलर है तो T1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा नॉलेज जानकारी आपको होना चाहिए कि इसमें जो सिमिलर फिगर होता है स्वयं पर सिमिलर माना जाता है ना। तो जैसे ज्योमेट्री में धोखा भी हो सकता भी, जैसे पैरेलल लाइन में हम लोग पैरेलल लिख दिए, माने संभव है कि पर्सनल लाइन पैरेलल होती है लेकिन वही लाइन परपेंडिकुलर नहीं होती है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। इसी तरह इसमें सिमिलर फिगर जो यदि बने, कोई भी पॉलीगॉन यदि सिमिलर है तो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि प्रत्येक फिगर स्वयं पर रिफ्लेक्सिव होता है। तो ट्राइएंगल T1 सिमिलर ट्राइएंगल T1 R इज रिफ्लेक्सिव। कारण भी लिख दीजिए, एवरी सिमिलर ट्राइएंगल इज टू इटसेल्फ। प्रत्येक ट्राइएंगल स्वयं में सिमिलर होता है ना। जैसे आप भी स्वयं में सिमिलर ही ना है, आईना में देखिए तो क्या दूसरा चेहरा दिखेगा, आपका ही दिखेगा, ऐसे भी गेस कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया। और इसी तरह पैरेलल लाइन के लिए भी आप समझ सकते हैं, जो अभी आपको हमने एग्जांपल दिया, जैसे आप शीशे में चेहरा देखिए तो वो चेहरा आपका ही दिखाएगा, मतलब कि आप सिमिलर हो रहे हैं, सिमेट्री भी हो रहे हैं, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए मुश्किल है। इसी तरह से आप यदि एक पैरेलल लाइन का यदि नहीं समझ में आया तो मान लीजिए कि मैं ही एक लाइन हूँ और आप ही अपने को देख रहे हैं, तो यदि तो आमने सामने चेहरा दिखेगा तो माने स्वयं पर पैरेलल होंगे, लेकिन परपेंडिकुलर यदि ऐसा हूँ तो क्या ऐसा दिखूँगा? कभी नहीं दिखूँगा, तो माने परपेंडिकुलर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मिला आपको, तो इसको ध्यान रखिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तो प्रत्येक फिगर अपने आप पर सिमिलर होता है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री यदि T1 सिमिलर T2,
तो यदि ये इसके सिमिलर है तो ये इसके सिमिलर हो जाएगा, T2 सिमिलर T1। तो R इज सिमेट्री। तो ये सिमिलर हो गया। सिमिलर कांग्रुएंस में आप अंतर तो ज़रूर समझते होंगे। सिमिलर का मतलब होता है एक समान दिखाई देना, है ना। फिगर छोटा बड़ा हो सकता है। तो जैसे राइट ट्राइंगल बना है तो ये राइट ट्राइंगल एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, तो इसको बोलते हैं सिमिलर। अब कांग्रुएंस मतलब क्या होता है कि दोनों फिगर के एग्जैक्ट पार्ट आपस में इक्वल हों, जितनी लेंथ इसकी है ये लेंथ इसकी, तो ये कांग्रुएंस फिगर हो जाएगा। तो जो फिगर कांग्रुएंस होते हैं वो ऑलरेडी सिमिलर होते हैं, लेकिन कोई फिगर सिमिलर है तो ज़रूरी नहीं कि वो कांग्रुएंस हो। तो कांग्रुएंस का मतलब यहाँ अलग है और सिमिलर का अलग। तो ये आया यहाँ आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव, यदि T1 सिमिलर T2 एंड ट्राइंगल T2 सिमिलर T3, तो T1 इसके सिमिलर हो जाना चाहिए, क्योंकि सेट के अंदर तो सभी सिमिलर चीज़ है। तो हम जो भी फिगर ले रहे हैं वो पूरे सिमिलर ही ले रहे हैं, माने सभी एक समान दिखाई देंगे, भले छोटे बड़े हैं। तो मतलब कि निश्चित है कि T1 जो है ट्राइंगल T3 के सिमिलर होगा, है ना। अब यही रिलेशन जो यहाँ पे हमने T1 का रिलेशन T3 से बना दिया, इसी को अगले क्वेश्चन में बोला है कि यदि ये रिलेटेड है तो बताइए किस तरह रिलेटेड है। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ R इज ट्रांजिटिव, होगा। अब इसमें देखिए ये जो अगला क्वेश्चन दिया है, तो T1 के लिए देखिए यहाँ मिटाए दे रहे हैं, पर हम ये साइड लिखे ले रहे हैं, इसी में थोड़ा समझ लीजिए। तो जैसे मान लीजिए ये हम T1 फिगर बनाए, T1, और दूसरा हम T2, और तीसरा फिगर है T3। T1 की जो साइड है क्या दी है, 3, 4, 5। तो मान लीजिए हम यहाँ से 3, 4, 5 ले लिए, है ना। बिल्कुल एक ही ऑर्डर में लिखिएगा, चाहे यहाँ से शुरू किए, माने साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक का मतलब ये कि यहाँ से लिखना प्रारंभ किए तो इसको भी फिर यहीं से लिखिए। और T2 की वैल्यू दे दिया है 5, 12, 13, और T3 की वैल्यू दे दिया है 6, 8, 10। ये साइड की, तो ये साइड के नंबर दिए गए हैं। तो इन्हीं नंबरों के माध्यम से हमको इनका रिलेशन निकालना है कि यदि ये सिमिलर हैं तो क्या कंडीशन बन रही, सिमिलर हैं कि नहीं हैं। यहाँ तो हमने दे दिया जानकारी, पर अब इन नंबरों के हिसाब से इसकी जानकारी देना। तो इसको हम मिटाए दे रहे हैं। अगली कंडीशन इसकी देख लीजिए। हियर हम फिगर बना दे रहे हैं फिर से उसी को। जैसे हम ये एक राइट ट्राइंगल लिए, ये इसका नाम T1, फिर दूसरा ले लिए इसका नाम T2, और तीसरा ट्राइंगल लिए T3। अब इसमें नंबरिंग T1, 3, 4, 5, ये हो गया 5, 12, 13, और ये हो गया 6, 8, 10। ओके, तो हमने ये कंडीशन ले ली यहाँ पे। तो एक मिनट, एक चीज़ और है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्योंकि राइट ट्राइंगल दिया है तो हम जो साइड लेंगे तो हाइपोटेनस को बड़ी लेंगे।
तो यहाँ हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, और वो मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि ये जैसे ये वाली मिस्टेक है, ये मिस्टेक आ रही है। तो हाइपोटेनस हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना। तो ये देखिए फिगर में हमने नंबरिंग गलत लिख दी थी। नंबरिंग इस तरह होगी, नंबरिंग आपको इस तरह, आप तो राइट ट्राइंगल दिया है, यदि राइट ट्राइंगल एंगल ना दिया होता तो हम इस नंबर को किसी भी तरह भर सकते थे, लेकिन राइट ट्राइंगल दिया है तो आप पहले से ही पढ़ रहे हैं कि हाइपोटेनस, यदि प्रूव करो कि ये साइड यदि राइट ट्राइंगल की हैं तो प्रूफ करो कि राइट ट्राइंगल की साइड होंगी, जो साइड दी गई हैं वो राइट ट्राई। तो आप क्या करते हैं, हाइपोटेनस जो लेंथ सबसे ज़्यादा होती है उसको हाइपोटेनस मानते हैं। तो हमने यही गलती की थी, हम ऐसे ही लिख दिए थे। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि हाइपोटेनस वाली लाइन ये वाली फंस रही हैं, तो ये जब नंबरिंग डालिए तो हाइपोटेनस की लेंथ बड़ी होना चाहिए। तो मतलब कि नंबर लिखना हम यहाँ से शुरू करेंगे 3 4 5, फिर 5 12 13, फिर 6 8 10, हमने यहाँ से शुरू किया था, तो ये गलत रिलेशन हो गया था। तो इसमें ये प्रूव करना है कि इनका रिलेशन है कि नहीं आपस में, माने कि ये सेट के अंदर होंगे कि नहीं। तो सेट के अंदर होंगे तो सिमिलर आना चाहिए ये। तो T1, तो देखो यहाँ T1 अपान T2 इक्वल टू T2 अपान T3। तो इसमें ऐसे ही रिलेशन बता सकते हैं, जैसे ये 3 अपान 5, 3 अपान 5, 4 अपान 12, 4 का 12 से, 5 का इससे, और ये रिलेशन हम बता रहे हैं ट्राइंगल T1 एंड ट्राइंगल T3। तो इसमें देखिए T1 में 3 अपान 6 हो जाएगा। यदि ये सिमिलर हैं तो इनकी साइड जो है प्रोपोर्शनल हो जानी चाहिए। 4 अपान 8 और 5 अपान 10। इफ T1 and T2 are similar, then side of triangle are proportional। तो साइड प्रोपोर्शनल हो जाना चाहिए। तो जैसे हम ये इसका रिलेशन T1 से T3 के साथ बनाते हैं, ट्रांजिटिव लेते हैं, तो ये कितना आएगा 1/2 1/2 1/2, मतलब कि साइड प्रोपोर्शनल हैं। इसलिए जो ट्राइंगल T1 और T2 है उसका रिलेशन होगा, है ना, सेट R से रिलेशन हो जाएगा। तो मतलब ये कि T1 इज रिलेटेड टू T3। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। और इसमें अब देख लीजिए, जैसे T1 T3 से रिलेटेड है और ये T1 इससे, तो इससे लेंगे तो 3 अपान 5, 4 अपान 12, 5 अपान 13 आ जाएगा। तो मतलब T2 रिलेशन नहीं बना रहा। तो ओके स्टूडेंट, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए अब ये वाला क्वेश्चन 4। तो ज्योमेट्री वाले हमने आपको बता दिए हैं। अब देखिए जो अदर क्वेश्चन बचे हैं ये देख लीजिए। इसमें ये वाला क्वेश्चन तो आप में आया है, इसी साल आया था। ये देखिए इसमें दिया है कि आर डिफाइंड ए सेट, इसमें सेट दे दिया है, एक सेट ए है, उस सेट के अंदर ये नंबर दिए गए हैं और इसका रिलेशन इस प्रकार से b = a + 1। तो इसमें रिलेशन बताना है आपको
कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्री होगा कि नहीं, कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो गिवन सॉल्यूशन है, गिवन ए इक्वल टू सेट ए जो है 1 2 3 4 5 6 ये दिया है, और इसका जो ए सेट का रिलेशन बनाया है वो ए बी A+1 बनाया है। ओके, तो अब ये तो आपको पता है कि ए बी जो नंबर लिया है इसी के अंदर से लिया है। तो इसको देखिए, हम अब आपको यहाँ दो तरह से बताए दे रहे हैं इसकी मेथड। जिस तरह से एक हम बताए हैं और दूसरा आप, क्योंकि इसे हम बना सकते हैं, छोटा सा नंबर दिया है तो इससे हम रिलेशन बना सकते हैं। तो ये देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव, तो यदि ये रिफ्लेक्सिव होगा तो इसमें आंसर, यदि इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट लें तो रिफ्लेक्सिव में क्या हमको चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह के नंबर हमको चाहिए। तो ये देखिए, यदि आप यहाँ आगे हम बना ही लेते हैं इसका हैंस करके, इसका जो हम सेट बनाएंगे तो एक सेट हम बनाते हैं इस सेट के अंदर, इस रिलेशन के अंतर्गत आर के। तो यदि देखिए, यदि ए की वैल्यू आप यहाँ पे आप वैल्यू रखते जाइए इसके अंदर से, तो लेकिन ध्यान रहे कि ए की वैल्यू आप तब तक रखेंगे जब तक 6 ना मिले। 6 के बाद आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर के नंबर इससे संबंधित है। तो यदि आप बी इक्वल टू A+1 दिया है, तो यदि ए की वैल्यू 1 ले लेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो मतलब कि ए की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो 2 आ रहा आंसर, है ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब यहाँ देखिए, अब इसी तरह से यदि आप इसमें ए की वैल्यू 2 ले लेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये बनेगा 2 3। फिर यदि ए की वैल्यू आप क्या ले लिए, 3 ले लिए, तो बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, अब तो समझ में आ गया होगा। ए की वैल्यू 2 लेंगे तो बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। और यदि ए की वैल्यू आप 3 ले लेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। माने देखिए इस तरह से बढ़ रहा है ये। फिर इसी तरह से आप 4 ले लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और 5 ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 हमको मिल गया। अब यदि 6 लेंगे तो 7 मिलेगा, तो हमको इसमें सेट में 7 तो दिया नहीं है, तो माने हमें 6 तक का ही ये बाउंड बनाना है। तो ये आ गया। अब आप यदि ये बनता है तो इससे, इसके आधार पे भी आप पूरा उत्तर अब दे सकते हैं। जैसे इसके आधार पे आप क्या उत्तर देंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए 1। अब इसमें देखिए 1 1 है क्या, या 2 2 मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। एक एग्जांपल हम दे दिए, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, क्योंकि 1 1 इसमें है ही नहीं है। फिर सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, मतलब कि 1 2 है तो फिर 2 3 इस तरह के रिलेशन बनना चाहिए। तो इसमें देखिए, तो अब इसमें 1 2 2 3 3 4 इस तरह दिया है। तो अब देखिए ये 1 2 है, ये 2 3 है। तो सिमेट्री के लिए क्या चाहिए, x प्लस, मान लीजिए 2 डिजिट के लिए तो हम x + y से समझाए देते हैं, ये x होना चाहिए। यदि ये 1 2 है तो इधर 2 1 होना चाहिए। तो मान लीजिए ये 1 2 है तो 2 1 है क्या, कहीं नहीं है। 2 3 है, मान लीजिए इधर 2 3 है तो 3 1 मिलना चाहिए। तो 2 3 तो है पर 3 2 नहीं है यहाँ पे, मतलब किसी का भी सिमेट्री यहाँ बनी नहीं रही। 3 4 है तो सिमेट्री यदि ये होता तो 4 3 होना चाहिए उसके अंदर, तो नहीं है, मतलब ये सिमेट्री भी नहीं है। तो कोई भी हम एक एग्जांपल इसी से लिखे दे रहे हैं, 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2
नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें रिलेशन में है ही नहीं है, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्री। ठीक, अब ट्रांजिटिव में आ जाइए। ट्रांजिटिव में देखिए, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में इसमें जो रिलेशन बनेगा, तो यदि 1 2 2 3, तो एक तो खैर बन रहा है इसमें, पर 3 4 4 5, फिर 5, तो ट्रांजिटिव इसमें बन रहा है। ट्रांजिटिव इसमें क्या हो रहा है, बन रहा है, ट्रांजिटिव बन रहा है, हम ये बोले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ट्रांजिटिव बन रहा है पर उसका आंसर भी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन तो दिया है पर उसका आंसर भी तो होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए ये 1 2 है और ये 2 3 है, तो ये तो ट्रांजिटिव बना लेगा, 1 3 निश्चित होगा क्योंकि 2 है, तो ये माने 1 3 है। तो क्या 1 3 इसके अंदर लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा है, तो माने प्रेजेंट ही नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। मान लीजिए इसका रिलेशन 3 4 4 5, तो 3 4 और 4 5 का आप निकाले तो 3 5 आता है आंसर, तो 3 5 कहीं नहीं प्रेजेंट है। तो मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन तो है पर उसका आंसर नहीं दिया गया उसके अंदर, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ उत्तर लिखना है, इसके अनुसार समझ में भी आएगा। जैसे हम 2 3 लिखे हैं, तो आप इसमें से कोई एग्जाम्पल इसी तरह का लेके सिमेट्री के लिए भी बता सकते हैं। जैसे ये लिखे तो इसका उल्टा करके, ये यहाँ ये तो प्रेजेंट है इसमें पर ये नहीं है, इसलिए सिमेट्री नहीं होगा। अब इसी में जैसे 1 2 बिलोंग्स टू आर है ना, और आगे इसी से आगे बढ़ा देते हैं इसको, तो एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, ये भी है, ये दोनों हैं। इसी तरह ये भी आप एग्जाम्पल में बता सकते हैं, बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 3 जो है इसका जो आंसर आना चाहिए 1 3, वो इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए रिलेशन नहीं बन रहा ट्रांजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब मान लीजिए इसको आप अपनी, मैं जिस ढंग से बताए हैं उस ढंग से करेंगे तो भी आ जाएगा। अब इसको आप अपने उसमें कर लीजिएगा, हो गया, या कि हम जल्दी इसको बताए देते हैं इसमें। जैसे हम लोग a बराबर b कंडीशन लेते हैं, तो ये पहली कंडीशन यहाँ से जैसे लेंगे, इसको मान लीजिए आपको नहीं बनाना है, तो कंडीशन क्या दिया है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए a इक्वल टू ये कंडीशन लेंगे और आप क्या करेंगे, b की जगह a पुट कर देंगे, है ना। b की जगह क्या पुट करेंगे, a, तो a इक्वल टू a प्लस 1। तो अब देखिए ये कभी संभव ही नहीं है, नॉट इक्वल होगा। कोई भी एग्जाम्पल इसके अंदर से a की वैल्यू रख दीजिए, तो ये 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ में आ गया ना। आप इस तरह कीजिए चाहे उस तरह कीजिए। फिर सिमेट्री का लिए देख लीजिए, सिमेट्री में b इक्वल टू a प्लस 1 है, तो इसी का सिमेट्री क्या हो जाना चाहिए, a इक्वल टू b प्लस 1 हो जाना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने लिया a की वैल्यू, यदि आप यहाँ 1 रख लें, लेट a इक्वल टू यदि यहाँ 1 लेंगे तो b की वैल्यू 2 आएगी। इसमें यदि रखेंगे इसके अनुसार न लेंगे, एग्जाम्पल जो लेंगे, पर अब इक्वेशन दिए तो सॉल्व कीजिए। तो a की वैल्यू यदि 1 ले लेंगे तो b की वैल्यू 2 आएगी, तो हमको 2 लेना पड़ेगा। अब यहाँ रख के देख लीजिए, यदि आपको एग्जाम्पल समेत बताना है तो आप ऐसे, यदि यहाँ समझ गए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप b की जगह 2 लिए, 1 प्लस 1 हो गया, तो ये तो चलो 2 बराबर 2 हो गया। ये वाली कंडीशन आपकी b बराबर a प्लस 1। तो मान लीजिए इसमें हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये 2, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 बराबर 2, तो ये तो आपका ये केस हुआ। फिर ये केस लीजिए a इक्वल टू b प्लस 1, तो इसमें भी यही वैल्यू रखिए, तो a की जगह 1, b की जगह 2 रखेंगे, तो 1 नॉट इक्वल टू 3। और सिमेट्री का मतलब है कि वैल्यू सेम आनी चाहिए, चाहे उल्टा करें चाहे
सीधा ही रहने दें। तो ये देखिए कंडीशन फॉलो नहीं होती है, इसलिए ये सिमेट्री नहीं होगी, इट इज नॉट सिमेट्री। तो ये आपको सिमेट्री समझ में आ गया होगा। देखिए क्योंकि ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने लगभग सभी क्वेश्चन डेफिनीशन के अनुसार बता दिया है, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिया है। क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे ये है इसको हम बताए हैं, इसी को मान लीजिए इस ढंग से आप इस तरह कर सकते हैं। एग्जाम्पल तो आपको समझने के लिए बताए हैं, यदि आपको यहीं से समझ में आ रहा है कि ये नहीं कभी बराबर नहीं हो सकता है तो आप एग्जाम्पल भी दें या न दें आपके ऊपर। अब ट्रांजिटिव में भी इसी तरह आपको निकाल लेना है ना, इसी तरह ट्रांजिटिव में। पर ध्यान रखिएगा ट्रांजिटिव में ए बी की जो वैल्यू लेंगे तो यहाँ से ए की लेना तो बी की निकाल लीजिएगा, फिर सी को अपने, फिर इसी तरह सी के लिए, फिर इसी तरह मान लीजिए जैसे ये कंडीशन है a इक्वल टू ए प्लस 1, तो आप जब ट्रांजिटिव बनाएंगे, बता ही देते हैं, ट्रांजिटिव बताएंगे तो b से शुरू है तो मतलब कि आगे जब ये b से शुरू है तो मतलब कि ये हमें c लेना पड़ेगा, c b प्लस 1। तो हम इसमें क्या करते हैं कि b की, इसको निकालने के लिए b को हमको साइलेंट करना पड़ता है, माने रिप्लेस करके a प्लस सी आंसर लाना पड़ता है, क्योंकि a का ट्रांजिटिव में c का रिलेशन पूछा जाता है थर्ड के लिए। तो ये b की वैल्यू आप चाहे यहाँ रख दीजिए और चाहे यहाँ से b की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ से जैसे हम यही वाली b की वैल्यू यहाँ रखे दे रहे हैं तो c इक्वल टू a प्लस वन बनेगा, तो c इक्वल टू ए प्लस 2 बन रहा, तो a इक्वल टू बनेगा, हाँ तो देखिए ये बन रहा है, तो ये पॉसिबल इन नॉट इक्वल, क्योंकि रिलेशन क्या बनना चाहिए, a प्लस 1 ही बनना चाहिए। तो मतलब ये a2 बन गया यहाँ पे, तो मतलब कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब जैसे c और b के लिए आप एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ से लेना चाहते हैं तो इस रिलेशन को ले लीजिए, तो b की वैल्यू आप रख के यहाँ चेक कर सकते हैं, क्योंकि a b c तीनों ही उसके अंदर बिलोंग माना जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। लेट ए रिलेशन R1 ऑन द सेट R एक रियल नंबर, जो रिलेशन R1 बनाया है, तो एक रियल नंबर का सेट लिया है। किसका सेट? रियल नंबर का सेट लिया है ना, और रिलेशन के रूप में R1 रिप्रेजेंट किया है। तो रिलेशन R1 जो है इस तरह से ये है a प्लस बी ग्रेटर देन 0। तो प्रूफ कीजिए कि ये जो रिलेशन है a 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री बट नॉट ट्रांजिटिव ये होगा। और अब रियल नंबर बोला है तो आप तो जानते हो कि प्लस माइनस सब तरह के नंबर फ्रैक्शन ले सकते हैं हम एग्जाम्पल के रूप में। तो ये देखिए यहाँ गिवन आर सेट ऑफ रियल नंबर, आर जो है रियल नंबर का सेट है, और रिलेशन क्या बनाया है, R1 रिलेशन ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू R, ये है, इसको ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 वेयर ए बी बिलोंग्स टू R। तो इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगी। ये रिलेशन दिया है R1 के लिए, R रियल नंबर का सेट है और R1 इसका रिलेशन इस तरह R1 दे दिया। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन ले लीजिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या देखते हैं, a बराबर b यदि दिया है तो a की जगह b रख देते हैं। a बराबर b है तो पुट b बराबर a, तो a बराबर a उत्तर आ जाना चाहिए इस तरह से। a प्लस बी बराबर b प्लस a है यदि, तो ये आपकी उसकी कंडीशन हो गई सिमेट्री की, ये रिफ्लेक्सिव की हो गई। और ट्रांजिटिव की
ट्रांजिटिव की क्या हो जाएगी, ए बराबर बी, बी बराबर सी है तो ए बराबर सी उत्तर आना चाहिए, है ना। टिक लिख दिए हैं फिर से। तो ये देखिए कंडीशन, तो टिक तो हम कंडीशन के अनुसार ही यूज करेंगे। ग्रेटर दिया है तो ध्यान रखिएगा जब ये कंडीशन लगा रहे हैं तो a प्लस ए बी दिया है ग्रेटर देन 0, तो मतलब यहाँ पे आप जो भी वैल्यू रखें एग्जाम्पल के रूप में तो वो वैल्यू इससे ग्रेटर ही बनाए। ये ध्यान रखिए, अपनी ओर से आप ज़बरदस्ती इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वैल्यू ग्रेटर बनी है तो इसमें भले आप निगेटिव नंबर ही लीजिए, पर इधर को कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू इससे ग्रेटर ही होनी चाहिए जो अपनी ओर से आप ले रहे हैं। फिर कैलकुलेशन में क्या आता है वो बात अलग है, लेस देन आ जाए तो फॉल्स हो जाएगा ये। लेकिन जब जो भी एग्जाम्पल लीजिए तो कंडीशन के अनुसार ये ग्रेटर ही आना चाहिए। तो अब यहाँ इसके अनुसार हम क्या करेंगे, b की जगह a रख देंगे, पुट b इक्वल टू a, तो 1 प्लस a इंटू ए ग्रेटर देन 0, तो 1 प्लस ए स्क्वायर 0। ये तो यहीं पे दिख रहा है कि ये बड़ा ही होगा इससे, क्योंकि 1 तो है ही है। और a की जगह आप कोई भी रियल नंबर ले लेंगे तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो बड़ा ही होगा। मतलब कि r इज सिमेट्री, r इज रिफ्लेक्सिव, ये ओके। तो r इज रिफ्लेक्सिव लिख दिए ये, तो r इज रिफ्लेक्सिव हो गया। अब यहाँ अब एग्जाम्पल ही देना है आपको, तो कोई भी ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल देने की इच्छा है तो a की जगह आप 1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, 1/2 ले सकते हैं। कोई भी वैल्यू लेंगे वो 0 से बड़ी ही आएगी। 0 से छोटी तब आएगी जब ये आंसर निगेटिव आ जाए। कोई भी यहाँ रख के आप देख लीजिएगा, है ना। अब हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इतना ही आपके लिए काफ़ी है क्योंकि क्लास 12th है तो आप ऑलरेडी जानते हैं। फिर सिमेट्री में ये, तो सिमेट्री में 1 प्लस ए बी है ना। तो ये इंटरचेंज भी होगा तो नंबर तो वही रहेगा। आप कोई भी डिजिट लीजिए वही रहेगा। अब जैसे सिमेट्री है तो मान लीजिए a की जगह आप -2 ले लिए, b की जगह -3 ले लिए, इस तरह के भी ले सकते हैं। क्योंकि हम जो एग्जाम्पल लेंगे तो ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। रिलेशन के अनुसार ये ग्रेटर ही होना चाहिए। मेन रिलेशन इसका दिक्कत डालेगा आपको जब a से c निकालेंगे, क्योंकि c तो आप एग्जाम्पल जो लेंगे तो उसमें ऐसा रिलेशन बन जाता है कि स्मॉल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। तो इसके लिए कैलकुलेशन सबसे, c के लिए कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन कर लिए तो अपने आप c के लिए कोई एग्जाम्पल की विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। तो उसको हम कैलकुलेशन से भी बताएंगे, एग्जाम्पल भी देंगे। तो ये तो आपको क्लियर है, ये वैल्यू रखेंगे तो ग्रेटर ही आएगा, क्योंकि इंटू से तो चेंज हो रहा। तो ये आप रखिए या ना रखिए, ऑलरेडी ये ग्रेटर ही रहेगा, ठीक। अब इसमें ये मत बोलिएगा कि एक माइनस ले लें एक प्लस ले लें तो ग्रेटर ले लें तो ये माइनस आ जाएगा। तो हम क्या बता रहे हैं आपको कि कंडीशन ये चूँकि हम लोग अपने से ले रहे हैं, तो जो यहाँ एग्जाम्पल लेंगे तो इस तरह लेंगे कि वो वैल्यू ये बनाए रहे यहाँ पे, है ना। मतलब ये कि वैल्यू बनी होनी चाहिए, ग्रेटर ही दिखे जब थर्ड पर्सन अपने से आए। यदि वो निगेटिव हो तो मान्य है। तो ये ले लिए। इसी तरह फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। फिर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए a प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो ए बी है तो अब आगे आपको बी सी बनाना पड़ेगा, 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0। तो मतलब ये कि इसका जो रिलेशन अब क्या आना चाहिए, इसका रिलेशन अब देखिए 1 प्लस ए बी 1 प्लस बी सी, तो आना चाहिए क्या 1 प्लस ए सी, जो रिजल्ट आए वो ये आना चाहिए। यदि ये तो अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ये तो हम अपने से लिए हैं तो ये वैल्यू तो हम ग्रेटर ही रखेंगे, ओके। लेकिन जब इन दोनों को कैलकुलेट करें तो ये आंसर आ जाना चाहिए, माने रिलेशन जो आए तो इसी के आर्डर पे आए। मान लीजिए आप एग्जाम्पल नहीं रख रहे हैं, 1 2 नहीं समझ में आ रहा है और ट्रांजिटिव प्रूफ कर रहे हैं, माने वेरिएबल टू वेरिएबल, तो ध्यान रखिए जो रिलेशन आए सेम इसी के अकॉर्डिंग आए।
1 प्लस ए बी, चाहे 1 प्लस बी सी लिखिए, 1 प्लस सी डी लिखिए, 1 प्लस एक्स वाई लिखिए, पर आंसर इसी फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो यदि आंसर भी इसी फॉर्म में आ जाता तो मान लीजिए वो ट्रांजिटिव है। या कि एग्जाम्पल ऐसा लीजिए कि ये फेल होने की कोशिश कीजिए कि फेल हो, लेकिन ये यदि पास हो गया तो मतलब कि ये सेलेक्ट है, ट्रांजिटिव है। तो मान लीजिए अब ये हम रिलेशन दिखा रहे हैं इन तीनों को, तो एग्जाम्पल से यदि ये तीनों रिलेशन दिखाना है, ये देखिए हम कंडीशन लिखे, सॉल्व नहीं किए हैं, ये इसी के अकॉर्डिंग लिख दिए हैं। ए प्लस ए बी, ए प्लस यदि बी सी है तो 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 हो जाना चाहिए। तो यदि आप यहाँ इसका एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यदि ए की वैल्यू 2 ले लें, माइनस ले लिए चलिए, बी की वैल्यू हम -1/3 ले लें, है ना, एक फ्रैक्शन भी ले लिए, 2 ठो माइनस ले लिए, और सी की वैल्यू हम 2 ले लिए। तो अब इसके आधार पे हम वैल्यू लिए हैं तो आप तीनों रिलेशन चेक कर सकते हैं कि ग्रेटर होना चाहिए कि नहीं। तो ये देखिए, यदि आप ये 1 प्लस ए बी मिलेंगे इसमें, तो 1 प्लस ए की वैल्यू है -2 और बी की वैल्यू है ये, तो 1 प्लस 2/3, तो ऑलरेडी ग्रेटर है, ये तो क्लियर हो गया ये वाला। ठीक, फिर इसको भी चेक कर लीजिए ये भी ग्रेटर है कि नहीं। तो अब दूसरा सेट 1 प्लस बी सी के लिए जब आप लेंगे तो बी सी के लिए वैल्यू तो यही भरना पड़ेगा। तो 1 प्लस बी की वैल्यू लिए हैं -1/3 और सी की वैल्यू 2 ले लिए हैं। ठीक, ये तो ये देखिए यहाँ पे 1 - 2/3 आएगा ये, तो ये क्या आंसर आएगा 1/3। तो 1/3 इसमें क्या है, ग्रेटर देन आ रहा है। ए की वैल्यू ये लिए तो रिलेशन तो लग रहा है यहाँ पे। तो जैसे ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -3, बी सी तो -2/, तो ये देखिए ये भी पॉसिबल हो रहा है ना, ग्रेटर ही आ रहा। तो 1 प्लस बी सी बी जो एग्जाम्पल लिए वो सेटिस्फाई है। अब ये वैल्यू जो है निकाल देखिए 1 प्लस ए सी क्या आ रहा, तो 1 प्लस ए सी कहाँ लगाएं, देखिए यहीं लगाए दे रहे हैं, ऊपर वाला हम मिटाए दे रहे हैं 1 प्लस ए सी के लिए, ये वाला। तो ये देखिए ये वाला चेक कर लिए, ये दोनों इसमें सही हैं, दोनों की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन आ रही है। अब ये ले रहे हैं 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0, तो इसमें देखिए 1 ए की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू है 2, है ना। तो ये आंसर आ गया -3, ये आ रहा, तो ये तो गलत है यहाँ पे, ये स्मॉल है नंबर, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, लेस में आ गया, कंडीशन ग्रेटर में है। तो कहने का मतलब ये कि यदि आप एग्जाम्पल ट्रांजिटिव में लेते हैं तो बड़ी दिक्कत जाती है, कुछ क्वेश्चन में, कुछ में तो आ जाता है, कुछ क्वेश्चन में जाती है, और आप यदि सेटिस्फाई ना हो पाए एग्जाम्पल में तो पता चला कि वो ट्रांजिटिव हो रहा है और ट्रांजिटिव ना करके आप आ गए, या ये हो सकता है कि वो ट्रांजिटिव नहीं है आप ट्रांजिटिव कर दिए हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कैलकुलेट करिए, जैसे हमने बताया आपको कि बी की वैल्यू निकाल के उसमें रख दीजिए, ए सी का रिलेशन सीधे सीधे आ जाता है। तो जो रिलेशन मिलेगा आपको, तो इस फॉर्मेट में जो भी माने फॉर्मेट क्वेश्चन में दिया उस फॉर्मेट में वो रिलेशन आ जाना चाहिए। तो मतलब कि जब हम इसमें वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर 1 प्लस ए बी ए सी आना चाहिए। तो यदि ये नहीं आया तो मतलब वो ऑलरेडी गलत है, उस फॉर्मेट में वो करेक्ट होना चाहिए। यदि यहाँ 2 प्लस ए बी है तो फॉर्मेट में 2 प्लस ए बी ही आना चाहिए, ए सी है तो ए सी। तो अब देखिए इसी को हम ट्रांजिटिव को हम वैल्यू के अनुसार आपको बताए दे रहे हैं, वैल्यू के अनुसार आपको ये सरल पड़ेगा, इसीलिए हम आपको ये डिफाइन के अनुसार बताए हैं कि यदि आपसे एग्जाम्पल नहीं भी आ रहा तो आप सीधे सीधे इसको इस तरह से कर लीजिए।
तो देखिए ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ है ना, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो अब देखिए ट्रांजिटिव, अब देखिए ट्रांजिटिव तो हमने आपको एग्जांपल के अनुसार बता दिया। अब हम वेरिएबल टू वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं, उसके अनुसार कैसे होगा ये। तो a प्लस ए 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है, और ये चीज़ हम लोग अपने से ले लेते हैं 1 प्लस बी सी, है ना। अब यहाँ से आप हमको ए सी ले आना है आंसर में, तो मतलब बी की ही वैल्यू रखेंगे तो ए सी का रिलेशन आएगा, मतलब कि आपको यहीं से वैल्यू निकालना पड़ेगा और यहाँ रखना पड़ेगा, तो ए सी फॉर्म में ये आ जाएगा। तो मान लीजिए हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, लेट, क्योंकि ग्रेटर देन दिया है तो दिक्कत जाएगी, तो आप इसको इस तरह से लीजिए। अब ये यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो बी सी इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/c। ओके, अब यही वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, तो पुट वैल्यू b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये देखिए 1 प्लस ए बी की जगह आप रखेंगे तो 1/c रखेंगे ग्रेटर देन 0, तो 1 माइनस a/c ग्रेटर देन 0। अब देख लीजिए क्या ये वाला फॉर्मेट इस तरह से आया, नहीं आया, आना क्या चाहिए, और माइनस भी आ रहा, तो आना क्या चाहिए, तो 1 प्लस ए सी आना चाहिए था। तो मतलब कि इट इज आर इज R1 रिलेशन, R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, मतलब आज से रिलेशन आपका ख़त्म। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें रिलेशन ए सेट ये दिया है और यहाँ पे x बिलोंग टू z लिखा है, तो मतलब कि z एक इंटीजर है, लेकिन इंटीजर की कंडीशन भी दे दिया है 0 से 12, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है कुल मिला के। तो ए सेट क्या दिया है, पॉजिटिव इंटीजर माने 0 से 12 तक के नंबर। तो गिवन सेट ए सेट में ये रिलेशन दिया है, तो आप लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये दिया है आपको। तो और रिलेशन इसका क्या बनाया है, रिलेशन ये बनाया ए बी मॉड ए माइनस बी इज मल्टीप्लाई ऑफ 4। यहाँ पे इनका डिफरेंस 4 का मल्टीप्लाई है ना, माने ये दिया है क्वेश्चन में कि इनका डिफरेंस जो भी आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। तो रिफ्लेक्सिव, ये तो अब सरल है क्वेश्चन, कोई भी नंबर होगा वो 4 का मल्टीप्लाई ही होगा, है ना। निगेटिव नंबर क्योंकि मल्टीप्लाई टेबल में नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसमें पॉजिटिव वैल्यू लिया है, मल्टीप्लाई 4 लिखा है ना। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि निगेटिव क्यों नहीं हो सकता, वो भी तो मल्टीप्लाई में आ सकता है। यहाँ मल्टीप्लाई का मतलब है कि 4 की टेबल में वो रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या दिया है, यहाँ पे दिया मॉड ए माइनस बी, है ना। तो ए माइनस बी दिया है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बी की जगह ए पुट करेंगे, तो ए माइनस ए इक्वल टू मॉड 0, तो बराबर 0 आएगा। तो 0 जो है 4 से मल्टीप्लाई में है, यदि 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, पुट b बराबर a,
यहाँ लिखना पड़ेगा इज मल्टीप्लाई ऑफ 4। बहुत लोग इसको 4k 4p इस तरह से मान के चलते हैं, हम ये लिख दिए इज मल्टीप्लाई ऑफ 4। तो R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्री, सिमेट्री की कंडीशन a माइनस बी इक्वल टू, यदि a माइनस बी इज मल्टीप्लाई ऑफ 4, तो इसका उल्टा भी ले लीजिए। यदि a माइनस बी इसका मल्टीप्लाई है 4 का, तो b माइनस ए भी होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो एब्सोल्यूट ही निकलेगी, मॉड साइन हटाएंगे। तो इज मल्टीप्लाई ऑफ 4 मतलब कि ये सिमेट्री होगा, R इज सिमेट्री, सिमेट्रिक होगा, है ना। आप ट्रांजिटिव ले लीजिए। ट्रांजिटिव के लिए a माइनस बी इज मल्टीप्लाई ऑफ 4, है ना। तो a माइनस बी यदि मल्टीप्लाई है तो मान लीजिए अगले में लेट b माइनस सी आगे लेंगे। a माइनस बी तो b माइनस सी इज मल्टीप्लाई ऑफ 4। तो इसका इससे रिलेशन आ जाना चाहिए। तो इसमें तो जैसे हम इक्वल टू नहीं लिखे हैं, इक्वल टू मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए इसको हम इस तरह लिखे हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इक्वेशन फॉर्म में बताना है तो a माइनस बी इक्वल टू 4k ले लीजिए, p ले लीजिए, फिर बता सकते हैं। और हम इस तरह लिख के बता रहे हैं। तो हम जब इस तरह से बता रहे हैं तो इन दोनों कंडीशनों को ऐड कर दीजिए, तो a और c का रिलेशन आ जाएगा। एडिंग a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इसको ऐड कर दिए दोनों को, तो इज मल्टीप्लाई ऑफ 4। क्योंकि जो भी माइनस करेंगे नंबर आएगा वो मल्टीप्लाई 4 से होगा ही, है ना। तो 4 की जिस नंबर को, आप सीधी सी बात है, इसमें हम एग्जाम्पल इसलिए आपको नहीं दे रहे हैं कि कोई भी नंबर पॉजिटिव तो हम लोग ऑलरेडी ले रहे हैं। तो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, जो भी आएगा 4 से गुणा करेंगे तो ऑलरेडी 4 की टेबल में ही रहेगा, इसलिए इसमें हम सीधे सीधे बता दिए। तो a माइनस सी इज, यहाँ नहीं, यहाँ लिखे दे रहे हैं, इसलिए a माइनस सी इज मल्टीप्लाई ऑफ 4। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हो गया, हम इक्विवेलेंस नहीं लिख रहे, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन लगाता है। और ये क्वेश्चन CBSE में 2 बार आ चुका है ना। तो अब हम आपको रिलेशन के लगभग 90% क्वेश्चन बता चुके हैं, है ना, रिलेशन के आपके चैप्टर ऐसे। हाँ, क्वेश्चन का नंबर हम नहीं डाले हैं क्योंकि हम अलग अलग ढंग से लेते चले गए हैं, सेट बाय सेट, मतलब कि आगे दूसरे ढंग के क्वेश्चन का सेट, फिर दूसरे ढंग का, इस तरह से लिए हैं। आप एक्सरसाइज में इन क्वेश्चनों को मिला लीजिएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में हो और कुछ एग्जाम्पल में मिल जाए। अब आपको सिर्फ 10% बचा है ना, और कोशिश किए हैं अपनी ओर से भरपूर कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोग कमेंट तो कुछ किए नहीं कि ये नहीं बना, ये नहीं बना, तो हम यही मान के चलते हैं कि आपसे बन रहा है। तो ये चैप्टर आज से रिलेशन ख़त्म हो गया है, और नेक्स्ट चैप्टर अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री लेंगे, है ना। तब तक के लिए आपको फिर से हैव ए नाइस डे, थैंक्स।